साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अक्टूबर 2022 मंथ की योजना के संस्करण को देख रहे हैं, जो कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इसका एक चैप्टर है जिसका शीर्षक है प्रकृति और विकास के बीच संतुलन। इस चैप्टर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिससे आपको कई सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसका आप जो है मेंस के दृष्टिकोण से और एसए के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं या अन्य जगहों पर भी इन पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछले एक लंबे काल दुनिया ने औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की, तो तमाम पुस्तकों से लेकर के विवेच्य के अनगिनत साधनों या सोर्सेस तक में इस क्रांति अथवा प्रगति की चर्चाएं हुई। यह स्वाभाविक भी था कि जिस क्रांति के बल पर नई दुनिया का निर्माण हुआ हो, उसकी वैश्विक बौद्धिक चेतना विकास के उन प्रारूपों में व्याख्या करें जो क्रांति के भौतिक पक्ष के उच्च आदर्शों एवं मानकों को स्पर्श करते हैं। कारण यह है कि भौतिक प्रगति ही नई दुनिया के विविध कारकों अथवा आयामों को मिलाकर विकास के मानदंड अथवा संकेतक सुनिश्चित करती है और उसका अंकगणितीय मूल्य भी। यही कारण है कि अधिकांश देशों और उनके निवासियों की चाहत सही अर्थों में प्रकृति आधारित विकास के साथ खुशी अर्थात हैप्पीनेस की नहीं होती, बल्कि फिजिकल पैरामीटर्स अथवा इंडिकेटर्स को छू लेने की होती है, जिनका उच्च अंकगणितीय या मौद्रिक मूल्य होता है। इसी को समृद्धि का आधार भी मान लिया गया और दुनिया ने इसी दिशा में प्रतियोगिता शुरू कर दी अर्थात उपभोक्तावाद की तरफ। कई बार ऐसा लगा इन प्रतिमानों को छू लेने या इनसे ऊपर उठ जाने के बाद व्यक्ति स्वयं को उस फ्रेम में फिट करने लगा जिसमें लिखा हुआ था द मैन हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वह व्यक्ति जिसने विश्व को जीत लिया। लेकिन जब उसका सामना प्रकृति प्रदत्त आपदाओं से हुआ तो उसके सामने असहाय होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं दिखा, फिर चाहे वह सुनामी हो या कोविड-19 जैसी महामारी। फिर सही क्या माना जाए? विकास के पश्चिमी मॉडल के द्वारा उत्पन्न विभिन्न क्रांतियों को, जिनमें वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति से लेकर बाजार और विज्ञापन की क्रांति मनुष्य की संपन्नता का इतिहास लिख रही थी, या फिर भारत की सनातन परंपरा के बीच से निकल प्रकृति केंद्रित विकास के मॉडल को, जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों की खुशहाल, संपन्न और धारणीय विकास का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों की खुशहाल, संपन्न और धारणीय विकास का प्रतिनिधित्व करते थे। दरअसल नव विकास के मौलिक चिंतन में आर्थिक या वित्तीय लाभ को तरजीह तो दी गई, लेकिन नेट डिफिसिट ऑफ नेचर जो शुद्ध प्रकृति का घाटा था, उसकी अनदेखी होती चली गई। दूसरे शब्दों में कहें तो विकास की पटकथा में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में पैदा हो रहा असंतुलन स्थान ही नहीं बना सका। 1980 के दशक तक यह सुनिश्चित हो गया था कि यदि दुनिया न संभली तो नेचर टैक्स यानी प्राकृतिक कर या प्रकोप की भारी मात्रा मानव जाति को चुकानी होगी। इस पर बुनियादी मंथन तब प्रारंभ हुआ जब पूंजीवाद ने बर्लिन की दीवार, जो कि जर्मनी में थी, बर्लिन की दीवार तोड़कर कम्युनिस्ट सोवियत संघ को ताश के पत्तों की तरह ढहाकर वैश्वीकरण की नई इमारत खड़ी करने की शुरुआत की थी। यही वह समय था जब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आपका अर्थ समिट या पृथ्वी समिट होता है, तो रियो डी जेनेरियो में पहली पृथ्वी समिट का आयोजन किया गया था। रियो पृथ्वी समिट से लेकर के COP26 तक, इसका COP26 UNFCCC का COP26 कब हुआ है? ग्लासगो में हुआ है 2021 में, जबकि COP27 जो है आपका कहां पे हुआ है? मिस्र में हुआ है 2022 में। तो रियो पृथ्वी समिट से लेकर COP26 तक जलवायु परिवर्तन को लेकर के औपचारिक कूटनीतिक मंचन तो होता रहा, लेकिन दुनिया किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC के तहत कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP मिनिस्ट्रियल स्तर की औपचारिक बैठकें तो करता रहा, लेकिन स्ट्रेटेजिक एनर्जी पॉलिसीज को सही अर्थों में क्रियान्वित नहीं कर सका। यहां पर COP26 की बात हो रही है, जो कि 2021 में ग्लासगो में हुआ, और अभी हाल ही में
शर्म अल शेख मिस्र में आपका COP27 संपन्न हुआ है नवंबर 2022 में UNFCCC का। देखिए इस दिशा में कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइटेड ग्लोबल पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से हुई, जिसका परिणाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर संघ, इस अलायंस के तहत दुनिया भारत के नेतृत्व में क्लीन एनर्जी डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ी है। इसे हम सही अर्थों में ग्लोबलाइजेशन के एक नए युग का आरंभ कह सकते हैं, जो वित्तीय बाजार की दुनिया से प्रकृति और प्राकृतिक ऊर्जा के लिए देशों को एक धरातल पर लाकर ग्लोबल विलेज की अवधारणा का निर्माण करने की कोशिश में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सबसे अधिक लाभ विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देशों को होगा और वे शांतिपूर्ण, समावेशी, स्वस्थ और धारणीय या सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। दरअसल द मैन हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, वह व्यक्ति जिसने संसार को जीता, से अभिप्रेत विकास की नव परंपरा ने जिस विश्व व्यवस्था का निर्माण किया था, उसमें आध्यात्मिक और प्राकृतिक चेतनागत के वे तत्व मौजूद नहीं थे जिनका उद्विकास समय के साथ हुआ था और वे भारत की महान परंपराओं व चेतनाओं में संरक्षित थे। यही कारण है कि दुनिया यह तक समझ नहीं पाई कि आखिर भूटान जैसा एक छोटा सा देश जीडीपी के यानी सकल घरेलू उत्पाद के मानदंड से अलग आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन को सहेज कर दुनिया का सबसे खुशहाल देश कैसे बन गया, या उसने अपने खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में अध्यात्म और प्रकृति जैसे गैर आर्थिक और गैर बाजारवादी विषयों को शामिल क्यों किया। क्योंकि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये भूटान के द्वारा दिया गया लगभग 2008 के समीप में। तो इसमें जो है मेन फोकस किस पे होता है, इसमें मेन फोकस जो है आपका नेचर और अध्यात्म पे होता है, जिसका कोई भी आपको जो है आर्थिक मूल्य नहीं मिलेगा। देखिए गौर से देखें तो देश के प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद में, जो 4 वेद है उसमें से जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में सृष्टि के समस्त तत्वों से शांति बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। लेकिन इस प्रकार की शांति तो तभी संभव हो सकती है जब हम वास्तव में उक्त सभी तत्वों को समझ सकें, या दूसरे शब्दों में कहें तो अस्तोमा सद्गमय तक की यात्रा कर सकें। शायद मनुष्य इसमें पीछे रह गया, लेकिन आज का भारत पुनः यह संदेश दुनिया को देने में सफल हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे विभिन्न अवसरों पर विभिन्न मंचों से दुनिया के बीच न केवल रखा, बल्कि इस पर दुनिया को एक साथ लेकर चलने की युक्तियों को तलाशा और कामयाब भी हुए। क्योंकि यहाँ देखिए प्रधानमंत्री का जिक्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि विश्व मंच पर जो देश का प्रधानमंत्री होते हैं वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पर ये देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनका नाम लिखा जा रहा है। तो देखिए विशेष बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने भारत के प्रकृति मंत्र को उस देश की धरती से आगे ले जाने का संदेश दिया। क्योंकि ये जो पूरा ये हुआ कहां पे था, COP26 ग्लासगो यूके में, तो उस देश की धरती से आगे ले जाने का संदेश दिया जिसने करीब 2 सदियों तक दुनिया को आर्थिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद तो दिया था, लेकिन मानव और प्रकृति के बीच स्थापित संबंधों को खत्म कर दिया था। क्योंकि ये जो आर्थिक साम्राज्यवाद है या उपनिवेश, ये किसका फैला हुआ था, इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड के संदर्भ में बात हो रही है। औपनिवेशिक काल के भारतीय इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य भिन्न था, इसलिए वह मानवीय व प्राकृतिक संवेदनाओं से उद्भूत ज्ञान दे भी नहीं सकता था। यह भारत ही कर सकता था, जिसकी एक ठोस शुरुआत हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम की धरती पर COP26 प्रेसिडेंसी और इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रेसिडेंसी के साथ 80 देशों द्वारा समर्थित वन सन डिक्लेरेशन के साथ यहीं पर वन सन डिक्लेरेशन किया गया। इसका उद्देश्य था देशों की सीमाओं से परे जाकर सौर ऊर्जा के प्रसार के लिए राजनीतिक नेतृत्व तैयार कर उस पर वैश्विक सहमति और सहकार को एक नया आयाम देना था। बेहतर आपसी सहयोग, साझा क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम्स, पावर ट्रेडिंग, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग व्यवस्था और साथ मिलकर किए जाने वाली रिसर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
बेहतर आपसी सहयोग, साझा क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, पावर ट्रेडिंग, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, फाइनेंसिंग व्यवस्था और साथ मिलकर किए जाने वाली रिसर्च के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसे व्यवहारिक रूप देने के लिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के रूप में वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड निर्णायक कदम साबित होगा। ये पहल जो है भारत के द्वारा जो है इसे इनिशिएट किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में सूर्योपनिषद को संदर्भित करते हुए कहा था कि हर चीज सूर्य से पैदा हुई है, सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सौर ऊर्जा सबका ख्याल रख सकती है। लीडर्स इवेंट एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारी स्पेस एजेंसी इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है। तो सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन कौन बना रहा है? इसरो। इससे ये करेगा क्या? इससे सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सौर ऊर्जा क्षमता मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट का लोकेशन तय करने में उपयोगी होगी और इससे वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को मजबूती मिलेगी। उनका तर्क था कि इस रचनात्मक पहल से कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा की लागत तो कम होगी ही, अलग अलग क्षेत्रों और देशों के बीच सहयोग का नया मार्ग भी खुलेगा। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया था कि वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड और ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के सामंजस्य से एक संयुक्त और सुदृढ़ वैश्विक ग्रिड का विकास होगा। ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड निवेश प्रेरणा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे विकास के साथ साथ रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। ग्लासगो में प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया के समक्ष प्रस्तुत यह नवोन्मेषी पहल जो है वो सही अर्थों में एक नए प्रकार के वैश्वीकरण का संकेत करती है, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इसमें विश्व के देशों को जोड़ा जाना है। यह वैश्वीकरण 1990 के दशक के बाजारवादी भूमंडलीकरण से भिन्न है, जिसके मुख्य केंद्र बिंदु लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन थे। तो इसके मुख्य केंद्र बिंदु में कौन सा है? तो जिसके मुख्य केंद्र बिंदु लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं बल्कि सबके लिए समान पर्यावरण, समान स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन शैली है, जहां इसमें बाजार की प्रणाली और लाभ का जोड़ घाटा नहीं है, बल्कि प्रत्येक को समान प्रकाश और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य द्वारा विकिरित प्रकाश सौर ऊर्जा का समान रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रयोग कर सकता है। यही स्थिति राष्ट्रों के संदर्भ में भी लागू होती है। चूंकि इस मामले में कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाले देश आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत निर्धन होने के बावजूद धनी हैं। चूंकि कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य की जो सौर विकिरण है सबसे अधिक प्राप्त होती है, और आप यहां देखेंगे इसके मध्य में जो विश्व के सबसे गरीब देश हैं वो इन्हीं कर्क और मकर रेखा के बीच ही स्थित हैं। तो उन्हें सबसे ज्यादा समय तक, ये जो निर्धन देश हैं अपेक्षाकृत, इन्हें सबसे ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। इसलिए वे एक प्रकार से सौर ऊर्जा के सबसे बड़े हितधारक, बेनिफिशरी अथवा लाभांशी, स्टेक होल्डर हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि वे इसका निरंतर, संतुलित और उपयोगवादी इस्तेमाल कर सकें। इस दिशा में प्रधानमंत्री का वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का यह ग्लोबल फिनोमिना निर्णायक साबित होगा। इससे मौसम के परिवर्तन के बावजूद ऊर्जा की संतुलित आपूर्ति निरंतरता पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इससे बेहतर पहल और वैचारिकी क्या हो सकती है जिसके माध्यम से गरीब देश के नागरिक भी आत्मनिर्भर उत्पादक और उपभोक्ता की हैसियत तक पहुंच जाएं। इसका परिणाम यह होगा नागरिकों में स्वतंत्र विकास की चेतना विकसित होगी, जो उन्हें संयुक्त रूप से एक देश के रूप में नई विश्व व्यवस्था में नए प्रतिस्पर्धी की हैसियत प्रदान करने में सहयोगी होगी। अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इस पहल को सफलता मिलती है तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ग्रोथ विद ग्रेट इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ आगे बढ़ने और भारत का पुनः दुनिया को उस भारतीय जीवन पद्धति से परिचित कराने में सफल हो जाएगा, जो अभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों में देखी या पढ़ी जा सकती है। अब देखना यह है कि दुनिया पूरी प्रतिबद्धता और क्षमता के साथ भारत के नेतृत्व में भारत के साथ कितने कदम आगे बढ़ पाती है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि सौर ऊर्जा की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए केवल एनर्जी ट्रांजिशन की नहीं बल्कि अभूतपूर्व जलवायु सहयोग पर आधारित एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। इसलिए
अभी बहुत सी अड़चनें भी आएंगी। इसे पूरा करने के दो प्रमुख पहलू होंगे। पहला क्या है? टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक का संयोजन होना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ऐसी इलेक्ट्रिक ग्रिड का निर्माण संभव होगा जो दुनिया भर के लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान कर सकें। इसके लिए सीमाओं और टाइम जोन को पार करने वाली नई ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत होगी। मिनी ग्रिड और ऑफ ग्रिड एनर्जी एक्सेस सॉल्यूशन को भी तेजी से स्केल अप करना होगा। ज्यादा सौर ऊर्जा वाले इलाकों को महाद्वीपीय स्तर के क्षेत्रीय ग्रिड्स के जरिए आपस में जोड़ने की जरूरत होगी और साथ ही इंटर रीजनल लिंक अलग अलग टाइम जोन्स को साथ जोड़ने पड़ेंगे ताकि कम सौर ऊर्जा वाले क्षेत्रों को भी विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सामूहिक या एकीकृत राजनीतिक इच्छाशक्ति इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा पहलू होगा, जो सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, नीति निर्माताओं और मिशन के लिए जरूरी संगठनों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हो। बहरहाल भारत ने ग्लासगो में वर्ष 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। नेट जीरो क्या होता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है उसका हम उतना निराकरण कर दें, मतलब कि वो जीरो हो जाए। जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं अन्य माध्यमों से उसको हम संतुलित कर दें। साथ ही प्रधानमंत्री ने 2030 तक तय किए जाने वाले 4 लक्ष्य भी निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने का अर्थ है कि जल्द ही भारत में ऊर्जा क्षेत्र कोयला व तेल से अक्षय ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा देगा। इसमें भी सौर ऊर्जा की मुख्य भूमिका होगी। इसकी वाहक बनेगी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके गठन की घोषणा 2015 में COP21 के दौरान हुई थी, जो कि फ्रांस के पेरिस में होती है। तो इसकी घोषणा 2015 में नई दिल्ली में की गई, वहां पर बात की गई, फिर इसकी घोषणा विधिवत जो है नई दिल्ली में होती है। उल्लेखनीय है कि इस पहल के पहले चरण में भारत इंडियन सोलर ग्रिड का निर्माण करेगा अपने देश के स्तर पर। तत्पश्चात इसे पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ने की दिशा में कदम उठाएगा। और यहां ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका मुख्यालय कहां पे है? आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो देखिए पहले क्या होगा, इंडियन सोलर ग्रिड का निर्माण करेगा भारत पहले चरण में, फिर इसे पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जोड़ने की दिशा में कदम उठाएगा। इसके बाद इसके साथ अफ्रीकी देशों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि इस ग्रिड से जुड़े देशों में हर समय उनकी जरूरत के अनुरूप सौर ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अनुमान के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 2050 तक करीब 2600 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है। इससे 226 अरब यूरो अथवा लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर रोकना संभव हो सकेगा। वैसे भारत सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 30% तक सहयोग भी कर रही है। कुछ राज्यों में 70% तक मदद की जा रही है। ध्यान रहे कि ऊर्जा के क्षेत्र को लेकर के मुख्य रूप से 2 विषय प्रमुख हैं। पहला डिकार्बनाइजेशन और दूसरा है बिजली का समान रूप से वितरण। जीवाश्म ईंधन के हानिकारक प्रभावों और लगातार बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से पृथ्वी को बचाने की वैश्विक खोज का यह एक हिस्सा है। भारत अभी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली पहुंचाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। चूंकि भारत की आबादी अभी भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि स्वाभाविक है। भविष्य के विकास की संभावनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऊर्जा की मांग अभी और बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि भारत को GDP में उत्सर्जन के योगदान को कम करना है तो उसे क्रांतिकारी स्तर पर कदम उठाने होंगे। भारत को इस दशक के अंत तक अपनी जरूरत के करीब 40% बिजली रिन्यूएबल स्रोत से, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पैदा करनी होगी। यह लक्ष्य भारत पहले ही निर्धारित भी कर चुका है। भारत के द्वारा इसको जो है पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। स्वाभाविक तौर पर इस क्षमता को तभी हासिल किया जा सकता है जब भारत सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करे। इसलिए प्रधानमंत्री का ग्रीन ग्रिड पहल को एक ऐसी अभिनव पहल माना जा सकता है जिस पर स्वस्थ, समृद्ध, धारणीय व खुशहाल विकास की बुनियाद टिकी हुई हो। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार
वैश्विक गर्माहट अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का स्तर विगत 30 वर्षों में 50% तक बढ़ चुका है। जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने से कार्बन उत्सर्जन के बढ़ने की गति 62% के आसपास तक पहुंच चुकी है। यह स्थिति न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जैव विविधता के लिए भी खतरा है। यह खतरा मस्तिष्क पर तब और घातक प्रभाव डालता है जब प्राचीन सभ्यताओं के पतन की विभीषिकाओं में जैव विविधता की पटकथा से साक्षात्कार कर लेते हैं। जब हम देखते हैं कि जो प्राचीन सभ्यताएं नष्ट कैसे हुई, वो जैव विविधता के ह्रास की वजह से होती हैं। आज ठीक उसी प्रकार के उदाहरण देखे जा सकते हैं। झीलों, नदियों और तालाबों से संबंधित तमाम अध्ययनों में देखे जा सकते हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि पृथ्वी पर जब से जीवन उत्पन्न हुआ है तभी से सभी प्राणियों का जीवन चक्र, उसकी दिनचर्या सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ी रही है। जब तक यह प्राकृतिक कनेक्शन बना रहा, जब हम सूर्य के हिसाब से अपने कार्य को करते रहे, तब तक हमारा ग्रह भी स्वस्थ रहा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्रांति को जीवाश्म ईंधन ने ऊर्जा दी थी। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से कई देश तो समृद्ध हुए, लेकिन हमारी धरती, हमारा पर्यावरण निर्धन हो गया। जीवाश्म ईंधन की होड़ ने भू राजनीतिक तनाव भी पैदा किए, लेकिन आज तकनीक ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है। वास्तव में ईंधन की होड़ ने भू राजनीतिक तनाव तो पैदा किए हुए हैं। अभी दुनिया के वे ताकतें इसके समाधान खोजने की स्थिति में भी नहीं दिखाई देती हैं जिन्होंने साम्राज्यों के निर्माण से लेकर तमाम संघर्षों, मानवीय चूकों और ध्वंसों की पटकथाएं लिखी हैं। केवल भारत है जो इस दिशा में बेहतर करने की संकल्पना और मानसिकता रखता है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ग्रीन ग्रिड पहल भारत की सदियों पुरानी परिकल्पनाओं को ठोस आयाम देकर शांतिपूर्ण, स्वस्थ और समृद्ध विश्व के निर्माण में निर्णायक साबित हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।